संविधान की मुख्य विशेषताएं। तो विशेषताओं में मैंने ये बताया था कि हमारा जो संविधान है वो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है या सबसे बड़ा लिखित संविधान है और करीबन लगभग 60 देशों से प्रेरणा लेकर के हमारा जो प्रेजेंट में संविधान है वो बना है। क्योंकि हम 1947 में आजाद हुए थे तो उस समय बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो फ्री हो गई थी, बहुत सारी कंट्रीज में डेमोक्रेसी आ गई थी, जैसे कि फ्रांस जो फर्स्ट डेमोक्रेसी है और जो अमेरिका है और उससे पहले रशिया है। तो इन सब कंट्रीज में क्या है, डेमोक्रेसी ऑलरेडी आ चुकी थी। तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन जब फ्रेम कर रहे हैं तो एक आइडियल जो स्टेट होना चाहिए, यानी कि एक आदर्श राष्ट्र कैसा होना चाहिए, उस आदर्श राष्ट्र के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। तो उसके लिए फिर 60 देशों से जो है, विभिन्न देशों से जो है प्रेरणा लेकर के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। और जो संविधान के जनक माने जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारतीय संविधान के जो जनक माने जाते हैं, उन्होंने लगभग जो है 60 देशों की कंट्रीज का जो है, यानी 60 कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो देखा और उसके बाद जो अच्छे फीचर हो सकते थे वो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट कर लिए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत, यानी कि भारत का संविधान किन देशों से लिया गया है, उसके मेन सोर्स क्या है या इसके स्रोत क्या है, वो हम आज पढ़ेंगे। ये पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई भी एग्जाम होता है तो आप लोगों के क्वेश्चन जो है कुछ ऐसे आते हैं कि आपको XYZ कुछ नाम दिए जाएंगे और यहाँ पर उन देशों के नाम दिए जाएंगे और यहाँ पर संविधान के प्रावधान दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि A को B से मैच करो, और उसमें आपको ऑप्शन दिए जाते हैं कोड की तरह कि A का B है या A का 1 है, A का 2 है, इस तरह से आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो आपको किस तरह से तैयारी करनी है, आपको बेसिकली जिस भी प्रोविजन को जिस भी कंट्री से लिया गया है, भारत के संविधान का जो भी प्रावधान है और वो किसी भी देश से लिया गया है तो उसे एज इट इज आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो 1935 में भारत शासन अधिनियम आया था और ये भारत में अच्छे गवर्नमेंट के लिए एक मतलब इनका प्रयास था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ब्रिटेन में थी उस वक्त, इनका प्रयास था कि भारत में जो है एक अच्छा जो है शासन स्थापित करने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है उस समय जब ये आया था तो मेनली इसे नहीं अपनाया गया था हमारी कांग्रेस द्वारा और जो और भी फ्रीडम फाइटर थे उनके द्वारा, लेकिन बाद में ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत अभिन्न अंग बन गया और हमने जो प्रेरणा ली है वो इससे भी ली है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने क्या क्या लिया है, तो एक तो हमने फेडरल सिस्टम लिया है, गवर्नमेंट का फेडरल स्ट्रक्चर लिया है। फेडरल जो है गवर्नमेंट, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम किसे कहते हैं कि एक संघ होता है और संघ जो है, संघ के नीचे राज्य होते हैं और वो राज्य भी, उन राज्यों को भी उतनी ही शक्तियां प्राप्त होती है जितनी की एक संघ को प्राप्त होती है। उसी को हम संघीय तंत्र भी कहते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर संघ में अगर देखा जाए तो यूनियन गवर्नमेंट है और यूनियन गवर्नमेंट के नीचे स्टेट गवर्नमेंट है, और स्टेट गवर्नमेंट का भी अरेंजमेंट वैसा ही है जैसा यूनियन गवर्नमेंट का है। जैसे कि अगर यूनियन गवर्नमेंट की आप बात करें तो 3 स्तर यूनियन में भी है भाई। फर्स्ट हम देखें तो एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव कौन है, जो लॉ बनाएगा, जो लॉ इम्प्लीमेंट करेगा, एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर हो गया, और जुडिशियरी, और स्टेट में भी सेम है। अब आपको ये चीजें समझ आनी चाहिए कि क्या क्या है। कार्यपालिका, न्यायपालिका ये तो सुना ही होगा, विधायिका। तो एग्जीक्यूटिव तो हो गया, कार्यपालिका, कार्यपालिका क्या करेंगे, ये लॉ जो बनेंगे उनको इम्प्लीमेंट करवाएंगे, यानी कि जो भी कानून बनेगा उनको लागू करवाने का जिम्मा कार्यपालिका का है। और विधायिका का क्या काम है, विधायिका क्या करेगी, लेजिस्लेचर यानी संसद, संसद क्या करती है, कानून बनाती है, इसका नाम है इसका काम है कानून बनाना। और जो जुडिशियरी है ये क्या करती है, जो भी कानून बने हैं वे संविधान के हिसाब से हैं या नहीं, ये उसको देखती है।
तो आपको मेनली क्या करना है, इस तरह से चीजें याद रखनी है। तो हमने भारत शासन अधिनियम से क्या क्या लिया है, संघीय तंत्र लिया है, राज्यपाल का कार्यकाल लिया है, राज्यपाल यानी गवर्नर का जो टेन्योर है वो कितना होना चाहिए, कितना होता है गवर्नर का टेन्योर अब 5 5 साल होती है ना। हाँ, इसका कार्यालय, कार्यालय मतलब ऑफिस, कार्य, राज्यपाल का कार्यालय, कार्यालय एक तो मतलब गवर्नर के प्रोविजन वहां से लिए हैं 1935 एक्ट से, और उसी के प्रोविजन में उसका टेन्योर कितना होना चाहिए, क्वालिफिकेशन उसकी कितनी होनी चाहिए, और एक से दो स्टेट के लिए सेम गवर्नर बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता, तो हाँ बनाया जा सकता है। एक गवर्नर 2 स्टेट से 3 स्टेट को भी देख सकता है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स अपॉन पार्लियामेंट कि एक ही गवर्नर को 2 स्टेट के लिए नियुक्त किया जा सकता है। तो राज्यपाल का कार्यालय हो गया, न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी के जो प्रोविजन है वो इन्हीं से लिए गए हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में लिखा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी 1935 वाले एक्ट में। और हमने कभी पढ़ा हो 1773 वाले में, तो उसमें सबसे पहला जो कोर्ट स्थापित हुआ था वो कलकत्ता में कराया गया था स्थापना। लोक सेवा आयोग, ये तो आपको पता ही है कि यूपीएससी जो प्रेजेंट में है, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके तहत सिविल सर्वेंट जो है इनका जो नियुक्ति होती है, उनको ट्रेन किया जाता है और उनको नियुक्त किया जाता है, वो सब किसके जिम्मे है, लोक सेवा आयोग का, यूपीएससी, और उसके साथ साथ स्टेट पीसीएस भी होता है, जैसे कि आप सुनेंगे यूपी पीसीएस, तो यूपी पीसीएस वगैरह जो है ये। और आपातकालीन उपबंध, अब इसको मैं यहीं पर आपको याद दिला दे रही हूँ कि जो हमारे इमरजेंसी प्रोविजन है आर्टिकल 352, 356 और 360 में जो इमरजेंसी प्रोविजन है, इसमें राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी जो दी गई है, ये सब हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए हैं। इसको याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जर्मनी से हमने नेशनल इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट कैसे हटाए जाते हैं वो प्रोविजन भी हमने लिए हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। हमने इमरजेंसी के प्रोविजन जो है, यानी कि जो आपातकाल कैसे लगाया जाता है, ये तीनों आर्टिकल जो हमने ऐड किए, ये हमने 1935 वाले एक्ट में से लिए हैं, ठीक है, उसी में से लेके हमने अपने संविधान में लिखे हैं। और प्रशासनिक विवरण, नेक्स्ट हमारा है ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन का संविधान तो आपको पता ही है, हमारी जो संसद है पूरी, वो हमने वहीं से कॉपी की है। संसदीय प्रणाली जो है वो हमने वहीं से ली है कि पार्लियामेंट कैसे वर्क करेगी, पार्लियामेंट होगी, एक प्रधानमंत्री होगा, प्रधानमंत्री के ऊपर क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति तो है नहीं, हमारे यहाँ किंग तो है नहीं, लेकिन हमारे यहाँ किंग की जगह पे कौन है, राष्ट्रपति है ना। और राष्ट्रपति कैसे होता है, हेरेडिटरी नहीं होता, यानी वंशानुगत नहीं होता। वंशानुगत कैसे कि राजा है किंग, अभी क्वीन एलिजाबेथ सेकंड जो थी, कौन सी थी, सेकंड थी थर्ड थी, सेकंड थी, एलिजाबेथ सेकंड की अभी डेथ हुई थी हाल ही में, लास्ट 2022 में हुई थी। तो 2022 के बाद उनका जो बड़ा बेटा है वो बना किंग, ठीक है, चार्ल्स। तो चार्ल्स अब किंग बना है, हाँ चार्ल्स किंग बना है, और चार्ल्स वो थर्ड या फोर्थ चार्ल्स है, वो मैं कंफर्म करके तुम्हें बताऊंगी कौन सा चार्ल्स है। तो चार्ल्स बना है अब, फिर चार्ल्स का बड़ा बेटा बनेगा, फिर चार्ल्स के बड़े बेटे के बाद चार्ल्स की वाइफ बनेगी, चार्ल्स के बड़े बेटे की वाइफ बनेगी। हाँ, चार्ल्स से चार्ल्स की वाइफ भी बनेगी, फिर चार्ल्स की वाइफ की डेथ के बाद अगर दोनों में से पहले जो जाता है उसके बाद फिर उसका बड़ा बेटा, बड़े बेटे की वाइफ, फिर उसके बाद उनके छोटे बेटे का नंबर आएगा, लेकिन उनका छोटा बेटा जो है वो किंग या इन सबसे बाहर निकल चुका है, उन्होंने एक अमेरिकन एक्सप्रेस से शादी की और वो यहाँ से चले गए, वो पसंद नहीं करते थे, मतलब रॉयल फैमिली में रहना, प्रोटोकॉल में रहना उन्हें पसंद नहीं था। उनका नाम है हैरी, हाँ प्रिंस हैरी, प्रिंस हैरी नाम है उनका, उन्होंने एक किताब भी लिखी है अभी। तो हैरी जो है वो पसंद नहीं करते रॉयल फैमिली में रहना, तो वो यहाँ रहते नहीं है, वो अमेरिका शिफ्ट हो गए। तो मतलब ये क्या है, वंशानुगत है, यानी कि वो बनेंगे फिर उनके बेटे बनेंगे फिर उनके बेटे के बेटे बनेंगे, यानी कि ये चलता चला जाएगा। लेकिन क्या राष्ट्रपति का शासन हमारे यहाँ पे हेरिडिटरी है, ऐसा है कि
गणतंत्र है, यानी कि हमारी जो पब्लिक है डेमोक्रेटिक है, हमारे यहाँ पर उनको इलेक्ट किया जाता है ना, जो इलेक्शन होते हैं पार्लियामेंट में उसके द्वारा उन्हें चुना जाएगा। ऐसे नहीं होगा कि हेरेडिटरी बनते चले जाएंगे, ठीक है। तो बस ये डिफरेंस याद रखना, ब्रिटेन से हमने संसदीय प्रणाली ली है, लेकिन ब्रिटेन में अभी भी ऊपर क्या है, स्टेट का हेड कौन है, किंग, और हमारे यहाँ कौन है, प्रेसिडेंट, है ना। स्टेट का हेड कौन है, प्रेसिडेंट। गवर्नमेंट का हेड कौन है, ये तो हो गया स्टेट का हेड। स्टेट का हेड मतलब राष्ट्र का जो हेड होगा वो। गवर्नमेंट का हेड किसे कहेंगे हम, किसकी गवर्नमेंट है, प्रधानमंत्री की। तो गवर्नमेंट का हेड कौन कहलाएगा, प्रधानमंत्री, है ना। जिसकी गवर्नमेंट बहुमत से जीत के आती है वही सरकार बनाता है। तो ये याद रखिएगा। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ का प्रोविजन भी हमने यहीं से लिया है। रूल ऑफ लॉ हम फंडामेंटल राइट में बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी क्या होता है, अभी के लिए जान लो कि कानून के द्वारा जो शासन होगा, कानून द्वारा जो शासन होगा उसी को रूल ऑफ लॉ कहते हैं या फिर विधि का शासन कहते हैं। यानी कि कोई भी कानून के ऊपर नहीं है, कानून के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें होंगी, ये हमने ब्रिटेन से लिया है। विधायी प्रक्रिया, यानी कि संसद में कैसी कैसी प्रक्रिया होती है, बिल कैसे पास होते हैं, ये सब पूरा संसद से रिलेटेड, ये सब हमने इनसे लिया। और हमने एक और चीज यहाँ से ली है, एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप। भारत में आप कहीं भी चले जाएं विश्व में, आपको कोई ये नहीं कहेगा आप मुरादनगर से हैं, कोई नहीं कहेगा आप गाजियाबाद के हैं, कोई नहीं जानेगा आप यूपी से हैं, किसी को नहीं पता यूपी का है, ठीक है। लेकिन सबको पता है कि इंडिया कहाँ पर है। तो आप किसके नागरिक जाने जाएंगे, आप भारत के नागरिक जाने जाएंगे, केवल भारत के। आप कहीं से भी हैं, नो मैटर, लेकिन आप सिर्फ भारत के नागरिक के तौर पर ही जाने जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे कैसी सिटीजनशिप है, सिंगल। यूएस की अगर मैं बात कहूँ तो यूएस में अगर आपने न्यूयॉर्क में रहते हैं तो आप न्यूयॉर्क के भी नागरिक हैं और आप यूएसए के भी नागरिक हैं, यानी कि आपके पास डुअल सिटीजनशिप है, यानी डबल सिटीजनशिप रहेगी कि आप न्यूयॉर्क के भी नागरिक हैं और आप सेंटर के भी, इसके यूएसए के भी नागरिक हैं। हाँ, वहाँ के दो पासपोर्ट आपको इशू होंगे, न्यूयॉर्क का और एक यूएसए का। वहाँ ऐसे होता है, हमारे यहाँ पे एक सिंगल पासपोर्ट होता है बस, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, है ना। हमारे पासपोर्ट पे ये लिखा रहता है, हमारे पासपोर्ट पे ये थोड़ी लिखा रहता है कि यूपी का सिटीजन है, उत्तर प्रदेश का, ऐसा कुछ नहीं लिखा रहता, इंडिया का है। तो हमारे यहाँ पे क्या है, सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से ली है, हमने ब्रिटेन से ली है। और इसके साथ साथ हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, हमने पढ़ाया था पहले, हमने रिवाइज भी किया है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी हमने यहीं से लिया है, मंत्रिमंडल प्रणाली, यानी कि प्रधानमंत्री की सलाह और परामर्श के लिए जो मंत्रिमंडल दिया जाता है, वो मंत्रिमंडल जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी हमने यहीं से लिया है। और उसके साथ साथ संसदीय विशेषाधिकार, यानी संसद को विशेष अधिकार वो है प्राप्त। और द्वि सदन यानी दो सदन जो है, ये भी हमने उसी से लिया है। एक अपर हाउस है हमारा और एक लोअर हाउस है। अपर हाउस को हम राज्यसभा कहते हैं, लोअर हाउस को हम लोकसभा कह देते हैं, लेकिन इंग्लिश में इन्हें कहते हैं अपर हाउस को कहते हैं, ब्रिटेन में कहते हैं ये लोग इसे हाउस ऑफ पीपल, और एक को कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स को कहते हैं राज्यसभा और हाउस ऑफ पीपल को कहते हैं लोकसभा। मतलब इनके यहाँ पे, हमारे यहाँ पे क्या कहते थे इसे, लोकसभा को कहते थे जनरल असेंबली, और इसे कहते थे राज्यसभा को काउंसिल, जनरल काउंसिल करके कुछ कहते थे, कुछ ऐसे कहते थे, काउंसिल कहते थे, मतलब उसे देख लेना एक बार। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे क्या है, दो सदन है और वो भी हमने इन्हीं से ही लिया है ना। नेक्स्ट देखिए, अमेरिका बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका से हमने बहुत सारी चीजें ली हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इतना ज्यादा पावरफुल जो बना हुआ है वो अमेरिका से भी है। तो हमने यहाँ से लिए है मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट, न्यायपालिका की स्वतंत्रता यानी जुडिशियरी जो हमारी इंडिपेंडेंट है, ये भी हमने यहाँ से लिया। और न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत यानी जुडिशियल रिव्यू हमने यहीं से लिया है। यानी कि अगर कोई भी लॉ जो है पार्लियामेंट ने बनाया है और वो लॉ फंडामेंटल राइट या कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन के अगेंस्ट आ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है। यानी कि उसको क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर सकता है कि ये प्रोविजन क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है, तो इनको हम रद्द कर रहे हैं। तो जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत भी हमने अमेरिका से लिया है। एक और चीज है हमने यहाँ से लिया वाइस प्रेसिडेंट। आपने ये देखा होगा
ब्रिटेन से हमने लिया तो है पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेकिन ब्रिटेन में उपराष्ट्रपति नहीं है, क्योंकि वहां तो किंग है। जब वहां राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति कहां से आएगा? तो इसलिए हमने ये वाला पद कहां से लिया? हमारे यहाँ तो राष्ट्रपति है, अब राष्ट्रपति को ऐड करने के लिए उपराष्ट्रपति भी चाहिए, तो वो कहां से लिया है हमने? वो लिया है हमने अमेरिका से। तो वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है, उपराष्ट्रपति का जो ऑफिस है, हमने अमेरिका से लिया है। नेक्स्ट है इसमें सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो भी जज हैं, और अगर किसी भी जज ने मेल प्रैक्टिस की है, यानी कि मेलाफाइड इंटेंशन से कोई किसी भी तरह का, यानी अपने पद का उन्होंने दुरुपयोग किया है, और ये बात स्थापित हो जाती है, तो पार्लियामेंट में उनकी कमेटी बैठेगी और उन पर महाअभियोग चलाया जाता है, यानी इम्पीचमेंट प्रक्रिया उनकी शुरू होती है और उनको उनके पद से हटा दिया जाता है। तो ये हमने कहां से लिया है? ये हमने लिया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। ये भी याद रखना कि ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया हमने किस देश के संविधान से ली है, कहां से लिया है ये प्रोविजन? तो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। इसी के साथ साथ राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाकर उसे हटाना भी हमने यहीं से लिया। अभी महाअभियोग की डोनाल्ड ट्रंप का नाम सबने सुना होगा, डोनाल्ड ट्रंप है ना, अभी इलेक्शन में उठने वाले हैं वो, और ऐसा कहा जा रहा है कि वही जीतेंगे, डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, इन पर भी महाअभियोग का जो है वो चला था, इम्पीचमेंट की प्रक्रिया हुई थी इनकी यहाँ पे सीनेट में, लेकिन वो डिफीट हो गई थी क्योंकि उसको उतना सपोर्ट नहीं मिल पाया था वोट को, क्योंकि वोटिंग होती है ना, अब वोट उसे इतनी नहीं मिल पाई तो वो डिफीट हो गया, यानी उन पर महाअभियोग नहीं लगा, लेकिन प्रक्रिया चली थी, उन पर जांच भी बैठाई गई थी और प्रक्रिया भी चली थी। तो ये हमने कहां से लिया है कि राष्ट्रपति को कब हटाया जा सकता है? ये प्रक्रिया हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से ली है। और अभी तक भी सो फार किसी भी राष्ट्रपति पर फॉर्चुनेटली भारत में कोई महाअभियोग नहीं चला है, क्योंकि राष्ट्रपति का पद ऐसा है कि अभी तक ऐसे कोई हमें नहीं मिला कि कोई ऐसा डिसीजन राष्ट्रपति ने लिया है। तो अभी तक तो कोई ऐसा कुछ खबर नहीं मिली और अभी तक ऐसा नहीं, और फॉर्चुनेटली आगे भी नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रपति हमारे यहाँ पे नॉमिनल हेड है। बेसिकली जो डिसीजन मेकिंग पावर है उसके हाथ में होती नहीं है, उनको सिर्फ असेंट देना होता है, मतलब वो सिर्फ हैंड और सील होते हैं, यानी कि सिग्नेचर और मोहर। ठीक है, तो ऐसा भी है, और उसके साथ साथ ये भी है कि हमारे यहाँ पे पद की गरिमा जो है वो बनाए रखी जाती है। अभी तक ऐसा कोई राष्ट्रपति नहीं आया। नेक्स्ट देखें आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन। तो आयरलैंड के संविधान में राज्य के नीति बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के प्रोविजन कहां से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये आयरलैंड से लिए गए हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाएगा, ये हमने कहां से लिया है? इन्हीं से लिया है। राष्ट्रपति के प्रोविजन तो ले लिए, लेकिन चुनाव कैसे होगा वो भी हमने आयरलैंड से लिया है। उसके साथ साथ राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा के लिए सदस्यों को क्या किया जाता है? नॉमिनेट किया जाता है। ये भी हमने कहां से लिया है? इन्हीं से लिया है, आयरलैंड से। अब ये बात मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद दिला देती हूँ कि राष्ट्रपति 12 लोगों को नॉमिनेट करता है, यानी 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट करता है। मतलब ये सिर्फ राष्ट्रपति के पास है पावर कि वो अपनी मर्जी से 12 जो सदस्य है उनको नॉमिनेट कर सकता है, लेकिन अपनी मर्जी से मतलब ये नहीं कि अपने रिश्तेदारों को। ठीक है, वो किसे नॉमिनेट कर सकता है? ये जानो, जिसने खेल के क्षेत्र में कुछ अच्छा किया हो, जिसने सिनेमा में कुछ अच्छा दिया हो कंट्रीब्यूशन, कला के क्षेत्र में या नृत्य के क्षेत्र में, किसी भी कला के क्षेत्र में उसने अच्छा दिया हो, साहित्य क्षेत्र में, यानी किसी कोई बहुत अच्छा लेखक हो, उत्कृष्ट प्रदर्शन उसने कहीं किया है किसी क्षेत्र में। तो ऐसे जैसे कि आपने नाम सुना होगा, रेखा राज्यसभा की सदस्य रह चुकी हैं, सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां मतलब राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। तो वो किस वजह से राज्यसभा पहुंच जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा, क्योंकि वो 12 जो पर्सन है वो राष्ट्रपति जो है मनोनीत करते हैं, यानी कि उन्हें नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, और ये वो उनके पास लिस्ट आती है, वही जो उनका प्रोसीजर होगा, बट ये लोग वहीं से होने चाहिए, यानी जिन्होंने साइंस में अच्छा कुछ किया हो, जिन्होंने कुछ आर्ट
के क्षेत्र में अच्छा किया हो, किसी भी फील्ड में अच्छा किया हो, उनको ही मनोनीत किया जाता है। जैसे कि आप सुनते हैं ना कि इस बार राज्यसभा की सदस्य वो बन गई, रेखा का नाम तो बहुत बार सुना होगा तुमने, सचिन तेंदुलकर का सुना होगा, और भी बहुत सारे अभिनेताओं का सुना होगा, जया बच्चन का सुना होगा, है ना। खैर वो तो सपा से है, बट वो उन्होंने पार्टी ज्वाइन की हुई है, बट ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोई पार्टी भी नहीं ज्वाइन कर रखी है ना। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है इसके लिए कि इन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन कर रखी हो, इसको राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, आयरलैंड का खत्म हो गया। कनाडा से हमने बहुत सारी चीजें ली हैं। एक तो हमने सशक्त केंद्र लिया है। सशक्त केंद्र मतलब हमारा जो यूनियन गवर्नमेंट है बहुत पावरफुल है, तो वो प्रोविजन हमने कहाँ से लिए हैं, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके साथ साथ संघीय व्यवस्था भी हमने यहीं से लिया है। और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, यानी कि डिस्क्रिशनरी जो पावर है, जो बाकी पावर बचती हैं सारी डिवीजन के बाद, वो सारी किसमें है, केंद्र में। यानी कि केंद्र जो फैसला लेगा वो बाइंडिंग होगा सभी स्टेट पर, यानी कि मोस्ट पावरफुल जो है केंद्र बना हुआ है। तो ये हमने प्रोविजन कहाँ से लिया, कनाडा से। फिर केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति। केंद्र यानी कि यूनियन गवर्नमेंट ही क्या करती है, राज्यपाल की नियुक्ति करती है। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किस में आता है, केंद्र सरकार में। तो केंद्र द्वारा राज्यपाल की, गवर्नर की जो नियुक्ति होती है वो ये हमने कहां से लिया है, ये भी हमने कनाडा से ही लिया है। ठीक है, तो इस चीज को भी याद रखना कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है ये हमने कहां से ली, कनाडा से। इसमें कुछ चीजें आपको यहाँ पे लगेंगी कि ब्रिटेन से हमने ये भी लिया है, लेकिन ब्रिटेन से हाँ, भारत शासन अधिनियम से हमने ये लिया है राज्यपाल का कार्यालय। तो कार्यालय यानी कि उसका ऑफिस, राज्यपाल में क्या क्या होगा, गवर्नर का ऑफिस कैसा होगा, उसकी क्वालिफिकेशन क्या क्या होगी, और कैसे लेगा, ये तो हमने यहाँ से लिया है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि राज्यों में उसकी नियुक्ति कैसे होगी, कौन करेगा नियुक्ति, ये कहाँ से लिया है हमने, कनाडा से। तो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, ये बात हमने कनाडा से ली है। फिर उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, यानी कि एडवाइजरी जुरिडिक्शन जो है उच्चतम न्यायालय का, ये हम जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट में पढ़ेंगे, ये भी हमने यहीं से लिया है। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है संवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता। यानी कि जब हम वो पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट, तो हम उसमें देखेंगे कि किसी भी व्यक्ति को भारत में व्यापार करने की स्वतंत्रता है, किसी भी तरह का कॉमर्स करने की स्वतंत्रता है, और आने जाने की जो है वो स्वतंत्रता है। तो ये भी हमने कहाँ से ली, ऑस्ट्रेलिया से। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग। अब ये मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता देती हूँ कि ज्वाइंट सिटिंग क्या होती है। जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा की, लोकसभा से कोई बिल पास हुआ, ऑर्डिनरी बिल, और राज्यसभा में वो पहुंचा, एक सदन से दूसरे सदन में जाता है ना, पहले एक सदन में सहमति हो जाती है तो दूसरे सदन में भेजना पड़ता है चेकिंग के लिए, इसमें कोई कमी तो नहीं है, अगर होती है तो वो राज्यसभा उसको संशोधित करके लोकसभा को वापस भेज देती है कि इन इन मुद्दों पर विचार कीजिए। अब बात नहीं बन रही, राज्यसभा और लोकसभा की क्या हो गई, एक बिल को लेकर वो हो गई, बहस हो गई कि ये पास नहीं कर रहे, वो लोग पास नहीं कर रहे और ये लोग सुधार नहीं कर रहे। तो इसमें क्या होता है, फिर प्रेसिडेंट एक ज्वाइंट सिटिंग बुलाते हैं। ज्वाइंट सिटिंग का मतलब है दोनों सदनों को बिठाते हैं एक साथ, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति बैठेंगे और फिर उस पर विचार विमर्श होगा, और तब उसका डेडलॉक जो है वो तोड़ा जाता है। यानी कि जो एक बात पर वो बात वहां पर आकर रुक गई थी कि ये बिल पास नहीं कर रहे या कुछ भी, उस पर एक भी मुद्दा उस पर रुका हुआ है बात पे, तो उसको ज्वाइंट सिटिंग की जाती है। तो ज्वाइंट सिटिंग के प्रोविजन दिए हुए हैं पार्लियामेंट वाले सेक्शन में, हम पूरे अच्छे से पढ़ेंगे इसको कि राष्ट्रपति ज्वाइंट सिटिंग की बैठक करते हैं, बुलाते हैं दोनों सदनों को, और वहां पर फिर वो बात मामला हल होता है। तो ये हमने प्रोविजन ऑस्ट्रेलिया के उससे संविधान से लिए हैं। फिर है जर्मनी का वाइमर संविधान। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा कि आपातकाल के प्रोविजन जो है आर्टिकल 352, 356 और 360 हमने लिए कहां से है, इससे भारत शासन अधिनियम 1935 से, यहाँ से हमने आपातकाल के सारे प्रोविजन लिए हैं। लेकिन जर्मनी से केवल हमने एक चीज ली है कि जब भी इमरजेंसी लगती है तो आपके सारे जो मौलिक अधिकार है, केवल क्या नहीं होता, 20 और 21, इनको छोड़ करके
सबके सब कैसे हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। यानी आप अगर इमरजेंसी लगी हुई है और आपके कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है तो उसके लिए आप हैबियस कॉर्पस जो है, जो एक रिट होती है सुप्रीम कोर्ट में, वो इशू नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि आपातकाल के समय सारे फंडामेंटल राइट जो है वो स्थगित हो जाते हैं, यानी कि कुछ समय के लिए पोस्टपोन, उनको कैंसिल कर दिया जाता है कुछ समय के लिए। जब इमरजेंसी रिज्यूम होगी तब वो वापस से आपको मिलेंगे। लेकिन कौन कौन से आर्टिकल नहीं होते हैं? तो 20 और 21 जो है ये आपके नहीं होंगे स्थगित इस समय। तो ये आपको याद रखना है। और इसमें शायद 19 भी है, वो मैं देख के बता दूंगी आप लोगों को एक बार कंफर्म। तो ये चीजें याद रखनी है कि जर्मनी से सिर्फ हमने ये बात ली है कि इमरजेंसी के टाइम पे हमारे जो फंडामेंटल राइट है उनको हटा दिया जाता है, कुछ समय के लिए रद्द कर दिया जाता है। तो जर्मनी से हमने बस ये बात ली है। फिर आता है सोवियत यूनियन यानी कि रूस। रूस के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? सोवियत संघ से। तो यहाँ से हमने लिए फंडामेंटल ड्यूटीज, ये हम पढ़ेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज दी है आर्टिकल 51 ए में, ये याद रखना, आर्टिकल 51 ए में फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई है, ये हमने लिया। प्रस्तावना में हमने न्याय, जस्टिस, कौन कौन सी जस्टिस ली है? प्रस्तावना में ये वर्ड लिखा हुआ है, कौन कौन सी जस्टिस है? सोशल जस्टिस, आर्थिक, इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। तो ये सब वर्ड हमने कहां से लिए हैं? ये भी हमने प्रोविजन सोवियत संघ के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। इसके साथ साथ फ्रांस से हमने क्या लिया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी बार पूछा गया है कि ऐसे दे दिया जाता है आपको कि समता, बंधुता, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, ये तीन शब्द जो है ये हमने कहां से लिए हैं? भारत की संविधान की प्रस्तावना में समता, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, यानी कि इसको मैं इंग्लिश में भी आपको बता रही हूँ, लिबर्टी, लिख लेना, ये ट्रिनिटी है, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी ये हमने कहां से ली है? फ्रांस के संविधान से। फ्रेटर्निटी, तो ये सब हमने कहां से ली है? फ्रांस के संविधान से। बहुत पूछा जाता है कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं? तो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, क्योंकि फ्रांस विश्व की सबसे पहली डेमोक्रेसी थी। ठीक है, क्योंकि 1789 में ये सबसे पहले आजाद हो गया था और वहां पे सबसे पहले डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी थी। जापान से हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित शासन, इसे हम फंडामेंटल राइट में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, वहां पर भी मैं इसे बताऊंगी। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, लॉ द्वारा स्थापित किया गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये हमने जापान से लिया है। और दक्षिण अफ्रीका से हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज ली है कि संविधान में संशोधन कैसे किया जाएगा, है ना? तो ये हमने कहां से लिया है? संशोधन की प्रक्रिया। तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया हमने ली है दक्षिण अफ्रीका से। और राज्यसभा में जो है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी हमने इसी से लिया है। और संविधान में संशोधन किस आर्टिकल के तहत होता है? 368 आर्टिकल के तहत होता है। तो दिस इज डन। आप लोग इसको जितना अच्छे से हो सके इसको याद कर लीजिएगा। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं बीच बीच में आपको याद दिलाती रहूंगी कि ये चीज हमने वहां से ली थी, वहां से, तो आपको बिल्कुल चीजें फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगी। ठीक है, तो अब कल मिलेंगे और कल हम करेंगे, याद रखना, कल हम करेंगे प्रस्तावना, पहले नहीं कर रहे, पहले हम करेंगे शेड्यूल, यानी कि जो अनुसूचियां दी गई है ना, 12 अनुसूचियां, वो मैं कराऊंगी। और उनको शॉर्ट ट्रिक याद करने की, कि आपको बिल्कुल कभी भूले ही ना, ऐसी ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। तो कल पहले हम अनुसूची करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे अपना कॉन्स्टिट्यूशन प्रस्तावना से। प्रस्तावना से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से ली है, कौन कौन से प्रोविजन है,